जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते थे और हम लोगों ने पिछली बैठक में भी आप लोगों को सूचित किया था कि आज की हम लोगों की बैठक जो है कांग्रेस कार्यालय बाद अलग अलग जो हमारे साथी दल है उनके यहाँ भी हम लोग बैठेंगे और बैठकें जो है वो करेंगे। तो आज जैसा पहले से तय था तो आज हम लोगों की बैठक हुई और सबने शोक जताया जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसकी निंदा हम सब लोगों ने की और शुरुआत हम लोगों ने जो है 1 मिनट का मौन रख के अपनी बैठक की शुरुआत की। आप सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ का निंदा प्रस्ताव भी हम लोग पेश करेंगे और जब पेश करेंगे तो उससे पहले जो 10 प्रमुख बातें हैं उसमें आप लोगों को बताना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो हमारा इंडिया अलायंस जो महागठबंधन हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग जो है कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स से तक हम लोग करेंगे। और ये कैंडल मार्च आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई है उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन सभी पार्टी के नेता हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में होगा और स्वयं हम सब लोग जो है पटना में मौजूद रहेंगे। और 4 मई को महागठबंधन इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें हम सभी दलों 3 लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 6 पार्टियों का जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला में सचिव हैं और प्रधान सचिव जिला के हों संगठन में, जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं या सांसद हैं राज्यसभा या लोकसभा, उन सब की बैठक जो है बुलाई गई है 4 मई को और स्थल जो है बता दिया जाएगा। उसको स्थल का चयन हम लोग फाइनल करके स्थल जहां वेन्यू होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हम लोगों का हर जिले में क्या एक्टिविटी रहेगा, कैसे तालमेल बनाए हम लोग अपने वर्करों के बीच, सरकार की खामियों को कैसे उजागर करें, जनता के बीच कैसे जाए, हर एक बिंदुओं पर जो है वो बात होगी। और जो 10 महत्वपूर्ण बातें जो हम आप लोगों के बीच करना चाहते थे, पहला ये शोक प्रस्ताव जो है आप लोगों को जो है हम लोग दे देंगे, निंदा प्रस्ताव। सवाल है, कुछ बातें भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं। पहले से ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ नहीं मिल पाया, जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3,982 आतंकी घटनाएं हुई हैं,
जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती है, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जा रही? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर ना, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगा, ठीक है लगाए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ? देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन? आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को अंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित
वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री की रैली में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सूद लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से, उनके बिकॉज ही टायर्ड एंड रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया, नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेजिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहाँ कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जा रही है? या पूरा सरकार और इनके अधिकारी एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार को वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था तो मानना चाहते प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ? कोई स्पेशल पैकेज दिया? बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%। और खास तौर पे क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछले बार बिहार को कुछ नहीं दिया बाढ़ जब आया था तो कोसी में? या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी है हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया?
या जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे, जैसे तमिलनाडु का है। और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है, इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जाता? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं कश्मीर में, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाए। तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं। इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी, इस तरह के और भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते रहें। तो और कोई अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, 413 आम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो मरे हैं। क्या हुआ? शहीद हुए। तो आप बताइए कि क्या हुआ है अब तक? क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना में क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? Central government should take responsibility, but there is also a state government. Do you feel that the state government? Do you think that that's a union territory and police comes under the home ministry or the state government? But have you called the chief minister for the review meeting? Have you called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there. Why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया ही नहीं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे ना, हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे, लेकिन दिख तो यही रहा। फिर आप उनको कैसे, इंटेलिजेंस हो, सर्वेलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और हमेशा प्रधानमंत्री के सामने ये कहते हैं ना, इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ये गलती हो गई। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं इस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का रहता है, उनका कहना है कि आपके साथ रहे कुछ नहीं हुआ, एनडीए के साथ आए तो विकास हुआ। देखिए, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी, मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनकी, हम भी जान रहे हैं।
और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जानते हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात जरूर है कि उनको इस स्थिति में देख करके हमको पीड़ा होती है। एक अच्छा एक जस्ट मिनट, आर यू रेडी फॉर बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? सीएम की इसको लेकर भी कोई चर्चा? इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए आप लोग जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं, वही क्यों पूछती है? ये हम लोगों का काम है। पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है। तो हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहाँ तक उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव। वो पिछले बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। अब आप लोग तय कर लो। और केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए, उसके बावजूद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। केंद्र की सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। एक बड़ी घटना है पाकिस्तान के खिलाफ के कार्यक्रम में भी। आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू अब रही नहीं, क्यों बीजेपी हो गई है। अब जदयू कहाँ रही है? जदयू अब तो खत्म हो गया भाई।